गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आवाज आ रही है क्या? ओके। आज अपने चैप्टर करने वाले हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास विस्थापन धारा। विस्थापन धारा को समझने के लिए हम ये मान के चलते हैं कि एक कैपेसिटर है, संधारित्र। अब इस कैपेसिटर में यदि करंट फ्लो करते हैं आई, तो हम कहते हैं भी इधर भी आई जाएगी करंट। तो इसको अपने यदि किसी बैटरी के साथ जोड़ देते हैं तो इसमें करंट इस प्रकार से प्रवाहित होती है। लेकिन यदि अपने सोचें कि यहां पर बीच में रिक्त स्थान है, यहां पर करंट किस प्रकार से इस ए सिरे को पार करके और बी सिरे तक पहुंच गई। ठीक है, तो यहां पर जो धारा होती है, इसके संधारित्र के जो बीच में जो धारा होती है उसको हम कहते हैं विस्थापन धारा। ठीक है, इसी को समझाया गया है। इसमें देखो ये बताया गया है कि किसी धारावाही चालक के एम्पियर के नियम से, एम्पियर का नियम है, इसको आपको याद रखना, बीडीएल इक्वल टू म्यू जीरो आई, इंटीग्रल बीडीएल इक्वल टू म्यू जीरो आई। और बंद पथ के लिए चालन धारा, चालन धारा मतलब जो अपने थर्ड चैप्टर के अंदर पढ़ी है कि विद्युत धारा का मतलब अपने को पता है डी क्यू अपॉन में डी टी होता है, और उसको हम कहते हैं चालन धारा। और चालन धारा वही होगी जहां पर वायर होगी कोई। यदि वायर में धारा प्रवाहित होती है तो उसको हम कहते हैं चालन धारा। ठीक है, अब इसमें क्या कहा है कि किसी तार में आवेश प्रवाह के कारण प्रवाहित धारा चालन धारा होती है। एम्पियर के नियम से चालन धारा व्योम में सतत है। इसका मतलब ये है कि एम्पियर ये कहता है कि चालन धारा कंटिन्यूस रहती है। ठीक है, व्योम का मतलब अंतरिक्ष में कह दो या थर्ड 3D स्पेस के अंदर कह दो। एक संधारित्र की कल्पना करते हैं जिसमें आवेशन की प्रक्रिया में चालन प्लेट, चालन धारा आई, चालन धारा आई जो है वो प्लेट एक में चालन तार द्वारा भीतर जा रही है। प्लेट एक कौन सी है? ये प्लेट नंबर एक है। इसमें क्या कर रही है चालन धारा, इसके अंदर एंटर कर रही है, जबकि प्लेट दो में से चालन धारा बाहर निकल रही है। ठीक है, संधारित्र की दो प्लेटें हैं, प्लेट एक और प्लेट दो। प्लेट एक में से चालन धारा प्रवेश कर रही है, प्लेट दो में से चालन धारा बाहर जा रही है। परंतु प्लेटों के बीच में निर्वात उपस्थित है जहां कोई चालन धारा नहीं है। ये मैंने आपको बताया था कि ये वाला बीच वाला जो गैप है, यहाँ पर तो कोई वायर ही नहीं लगी हुई, तो इसलिए यहाँ पर कोई चालन धारा नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि चालन धारा में असततता है, मतलब कंटिन्यूस नहीं है। यहाँ पर बीच में जो धारा है, चालन धारा तो होती है, मान लीजिए आप यदि सतत लगातार ये कह सकते हो कि लगातार एक ही वायर जुड़ी हुई, लेकिन बीच में तो ये गैप आ गया, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि चालन धारा असतत है, कंटिन्यूस नहीं है। अब अपने क्या करते हैं, एक वर्ताकार सतह S1 और S2 दीर्घ वर्ताकार सतह का कल्पना करते हैं। हमारे पास एक S1 ये वाला आ गया, बाहर है, और S2 जो है वो अंदर तक ले लिया आपने, एक दीर्घ वर्ताकार सतह ले ली। अब आप देखो कि S1 में, ये S1 जो है,
S1 में धारा का प्रवाह हो रहा है, जबकि S2 जो है वो यहाँ पर ऐसे करके पूरा लिया है, तो S2 के अंदर धारा I नहीं गुजर रही, S2 में से नहीं गुजर रही। S1 में से धारा I गुजर रही है, जबकि S2 में से नहीं गुजर रही, जो कि एक विरोधाभास है। इसको दूर करने के लिए मैक्सवेल ने एम्पियर के नियम में संशोधन किया। मैक्सवेल ने क्या किया? एम्पियर के नियम में संशोधन किया। उसने क्या कहा कि जब संधारित्र आवेशित या निरावेशित होता है तो प्लेटों पर आवेश परिवर्तन से प्लेटों के मध्य परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र को एक विद्युत धारा से संबद्ध माना जा सकता है। अपने पता है कि जैसे ये हमारे पास संधारित्र है और संधारित्र में इस प्रकार से हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं। यदि ये प्लस है और ये माइनस है तो संधारित्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से माइनस की ओर जाएंगी। ठीक है, और इसी विद्युत क्षेत्र के कारण आप यहाँ पर कोई भी वायर नहीं लगी हुई, लेकिन इस विद्युत क्षेत्र के कारण एक धारा स्थापित हो जाती है और वो धारा कहलाती है विस्थापन धारा, जो कि परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र के कारण हो रही है। क्योंकि यहाँ से यहाँ पर जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर विभव क्या है? उच्च है, और यहाँ पर विभव क्या है? निम्न है। तो परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र के कारण एक विद्युत धारा बनती है और उसी धारा को हम कहते हैं विस्थापन धारा, आईडी। और इसका फार्मूला जो है वो आपको याद रखना है। विस्थापन धारा का फार्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन में डी टी। डी फाई ई क्या है? फाई ई है विद्युत फ्लक्स, और विद्युत फ्लक्स जो है वो विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण हो रहा है। विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। विस्थापन धारा अब आपको समझ में आ गई होगी। विस्थापन धारा किसको कहेंगे? जो संधारित्र है, संधारित्र के बीच में जो रिक्त भाग है उसमें चालन धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, लेकिन उस रिक्त भाग में विद्युत क्षेत्र मौजूद होता है, और वो विद्युत क्षेत्र परिवर्तनशील यदि है तो परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र के कारण एक विद्युत धारा बनती है। उसी विद्युत धारा को हम विस्थापन धारा कहते हैं। ठीक है, अब गाउस का नियम हमें पता है। गाउस का नियम क्या कहता है? गाउस का नियम कहता है फाई बराबर क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। यदि हमारे पास विद्युत फ्लक्स फाई ई है तो गाउस का नियम क्या होता है? क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, ये अपने जानते हैं। तो ये देखिए, गाउस का नियम क्या है? फाई ई बराबर क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। ये रहा, क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। अब इसका हम अवकलन कर देते हैं टी के रिस्पेक्ट में। तो डी फाई ई अपॉन में डी टी इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन में डी टी, और इस एप्सिलॉन नॉट को इधर गुणा कर दिया तिरछा, तो ये एप्सिलॉन नॉट इसके साथ गुणा हो गया, डी क्यू अपॉन में डी टी आ गया। डी क्यू अपॉन में डी टी क्या है? आई है, जो कि चालन धारा होती है, और इधर वाला क्या हो गया? आई डी। एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन में डी टी, ये कौन सी धारा होगी? विस्थापन धारा। तो इसका मतलब ये है कि विस्थापन धारा चालन धारा के बराबर होती है। तो विस्थापन धारा आईडी परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण, जबकि चालन धारा आई आवेश परिवर्तन के कारण होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। विस्थापन धारा आईडी जो है वो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण होती है, और विस्थापन धारा का मान क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन में डी टी होता है। विस्थापन धारा जो होती है वो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण है, जबकि चालन धारा जो होती है आवेश परिवर्तन के कारण। तो इसका मतलब इससे पहले हमने पीछे नियम बताया, किसका था? एम्पियर का नियम था ये वाला, बी डी एल इक्वल टू म्यू जीरो सिग्मा आई। म्यू जीरो सिग्मा आई या म्यू जीरो आई,
यहाँ पर आई जो है वो चालन धारा है, लेकिन एम्पियर ने इस नियम में संशोधन किया। उसने कहा कि केवल चालन धारा ही नहीं होगी, यहाँ पर विस्थापन धारा भी होगी। तो विस्थापन धारा होगी, तो इसलिए इस नियम में संशोधन किया गया और बीडीएल इक्वल टू म्यू जीरो आई प्लस आई डी कर, म्यू जीरो आई प्लस आई डी कर दी। यानी कि केवल चालन धारा ही नहीं है, उसके साथ साथ विस्थापन धारा भी है। तो म्यू जीरो को अंदर जब मल्टीपल करते हैं तो म्यू जीरो आई और आई डी की वैल्यू क्या होती है, जीरो एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन में डी टी। ठीक है, तो ये हमारे पास विस्थापन धारा के कारण मैक्सवेल एम्पियर संशोधन नियम आ गए। ठीक है, अब ये एक एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको आप चाहो तो याद कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहीं तक ही आप इसको कंप्लीट रख सकते हो। इसमें कहा गया है कि संधारित्र के भीतर, अपने को पता है संधारित्र के भीतर केवल विस्थापन धारा होती है। तो संधारित्र के भीतर इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान यदि अपने को ज्ञात करना है, तो चालन धारा तो होती नहीं है, अतः चुंबकीय क्षेत्र विस्थापन धारा के कारण ही होना चाहिए। तो बीडीएल इक्वल टू, ये अंदर है कैपेसिटर के और ये कंप्लीट है बाहर और अंदर। ठीक है, तो बीडीएल इक्वल टू म्यू जीरो आईडी, आईडी की वैल्यू पुट कर देंगे। आईडी की वैल्यू पुट करने पर क्या प्राप्त हुआ, म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डी फाई ई अपॉन में डी टी। अब ये वर्ताकार पथ है, तो इसलिए वर्ताकार पथ के लिए जो डीएल आएगा, डीएल जो है वो लंबाई का इंटीग्रल है, और एक यदि वर्ताकार पथ हो तो लंबाई पूरी 2 पाई आर के बराबर होती है यदि आर त्रिज्या है तो इसलिए ये क्या हो गया, 2 पाई आर हो गया। तो यहाँ पर इसलिए बी इंटू 2 पाई आर आ गया, न्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डी फाई ई अपॉन में डी टी, और फाई ई की वैल्यू, विद्युत फ्लक्स फाई ई जो होता है वो ई ए होता है, फ्लक्स ई ए होता है। तो यहाँ पर परिवर्ती विद्युत क्षेत्र है, तो इसलिए ई तो अंदर रह गया, ए बाहर आ गया, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण ई अंदर आ गया। बी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। ए जो है वो हमारे पास एरिया है, तो पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया, कैपिटल आर त्रिज्या है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एरिया, तो पाई आर स्क्वायर से ये काट दिया इसको, कैपिटल आर त्रिज्या का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो कैपिटल आर है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर डी ई अपॉन में डी टी आ गया हमारे पास। नेक्स्ट यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी अपने, पाई से पाई कैंसल आउट हो गया, तो ये हमारे पास वैल्यू होगी जो कि बी की उत्पत्ति डी ई अपॉन में डी टी के कारण हो रही है। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल आर क्या चीज है, वृत्ताकार संधारित्र की त्रिज्या। ठीक है, यहाँ तक हमारे को क्लियर हो गया क्या सभी को, विस्थापन धारा समझ में आ गई क्या सभी को। ठीक है, अब देखो इसके बाद नेक्स्ट मैक्सवेल समीकरण। ये चार समीकरण है, चारों समीकरणों को आपको याद रखना है। पहली समीकरण आपके जो विद्युत क्षेत्र का गाउस का नियम है, अपने पढ़ा हुआ है, फाई ई बराबर क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट, और फाई ई को हम क्या लिखते हैं, ई डॉट डी ए। ठीक है, फाई ई बराबर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, चैप्टर 1 से है ये। और चुंबकीय क्षेत्र के लिए यदि गाउस का नियम लिखना है,
अब दिखाई दे रहे हैं? अभी नोट्स दिख रहे हैं सभी को? ओके। हाँ जी। चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो गाउस का नियम है, अब जैसे देखो यहाँ पर आपको कैसे याद रखना है इसको। आपको 4 समीकरण बनानी है। पहली ई डी ए लिख दो आप, फिर बी डी ए लिख दो, ठीक है। तीसरी के लिए आप ई डी एल लिख दो, ई डी एल। चौथी के लिए आप लिख दो बी डी एल। ठीक है, ये इस साइड वाले तो ऐसे याद रखने हैं। पहले वाले में ई डी ए, दूसरे वाले में बी डी ए, तीसरे वाले में ई डी एल, चौथे वाले में बी डी एल। तो ई डी ए जो है गाउस का नियम है, तो क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। बी डी ए 0। ई डी एल, ई डी एल होगा माइनस डी फाई बी अपॉन में डी टी। और ये मैक्सवेल एम्पियर नियम है, संशोधन नियम है, तो इसमें म्यू जीरो आई प्लस आई डी। आई डी की वैल्यू अभी आपने निकाली है, तो उसको आप पुट कर दोगे। तो 4 समीकरण है मैक्सवेल के, विद्युत चुम्बकीय तरंगों से संबंधित 4 समीकरण है। चुंबकीय क्षेत्र का गाउस का नियम बी डी इक्वल टू 0 होता है, और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का फैराडे का नियम ई डी एल इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन में डी टी होता है। ये कहाँ से आया? फैराडे का नियम अपने पढ़ा है। ईडीएल जो होता है, ईडीएल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ईडीएल, ईडीआर याद होगा आपको कि विद्युत वाहक बल V बराबर E, ये विद्युत वाहक बल है, और इसकी वैल्यू माइनस ईडीआर के बराबर होती है। विभवांतर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में रिलेशन जो होता है वो V इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर होता है। तो ईडीआर या ईडीएल, ठीक है, ये विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। और फैराडे का नियम क्या कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर है। तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है, और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके बराबर हो गया? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर हो गया। तो जो कि हमने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम में पढ़ा। तो माइनस डी फाई अपॉन में डी टी, ये फैराडे के नियम से आता है। और थर्ड नंबर जो है वो मैक्सवेल एम्पियर मैक्सवेल संशोधन नियम है। इसमें बी डी एल इक्वल टू म्यू जीरो आई प्लस म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन में डी टी आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें बात करते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगों के जो अभिलाक्षणिक गुण है। सबसे पहले ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्पादन कैसे होता है, कैसे उत्पन्न होती हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो है वो दो कारणों से उत्पन्न हो सकती हैं। एक तो त्वरित आवेश, यदि आवेश जो है वो गतिशील है और गतिशील के साथ साथ वो त्वरित है, मतलब उसमें त्वरण पैदा हो रहा है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्सर्जित होती हैं। दूसरा है एलसी ऑसिलेटर। एलसी ऑसिलेटर द्वारा भी हम विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा हमारे को जो प्रकृति से मिलती हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे वो है। तो दो प्रकार से उत्पादन किया जा सकता है, त्वरित आवेश द्वारा विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्पादन, और एलसी दोलित्र द्वारा, ऑसिलेटर इंग्लिश में दोलित्र को ऑसिलेटर कहते हैं, तो उससे भी उत्पादन किया जा सकता है। हर्ट्ज एक साइंटिस्ट है, इसने 1887 के अंदर विद्युत चुम्बकीय तरंगों का प्रायोगिक प्रदर्शन किया, और उसने इसके
विभिन्न प्रकार की प्रॉपर्टी या गुण प्राप्त किए। पहला कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो है वो निर्वात में प्रकाश वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड वेग से चलती है। ठीक है। दूसरा है विद्युत चुम्बकीय तरंग संचरण की दिशा ई क्रॉस बी वेक्टर दिशा में होती है। ई क्रॉस बी वेक्टर की दिशा में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की दिशा ई क्रॉस बी वेक्टर। देखो यहां पर जो सॉलिड लाइन आपको दिख रही है ये वाली, इसमें जो आपको कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं ये किसके कंपोनेंट है? ये है ई के, जो ऊपर आप देख रहे हो इस प्रकार से ई के, ये ई के कंपन है। और यहाँ पर बी जो है, बी के कंपन जो है वो डॉट वाले हैं। अब आप यदि देखो तो ई के कंपन कौन सी दिशा में है? ई के कंपन है वाई दिशा में। तो ई वेक्टर जो है वो आपके पास क्या आ गया? ई वाई जे कैप। ई के कंपन वाई दिशा में। ऐसे ही बी के कंपन जेड दिशा में है। तो बी वेक्टर हमारे पास क्या आ गया? बी जेड के कैप। और एक्स दिशा में तरंग संचरित हो रही है। संचरित का मतलब तरंग चल रही है एक्स दिशा में। ठीक है। तो देखते हैं एक्स दिशा में जाती है कि नहीं। ई क्रॉस बी वेक्टर से चलती है। तो यहां पर हम लिखेंगे ई वाई बी जेड और जे क्रॉस के। और जे क्रॉस के जो होता है वो होता है आई। तो ई वाई बी जेड आई कैप, और आई कैप जो होता है वो एक्स अक्ष होता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का जो संचरण होता है वो ई क्रॉस बी वेक्टर की दिशा में होता है। यानी कि ई क्रॉस बी वेक्टर का जो रिजल्ट प्राप्त होगा उसी दिशा में तरंग संचरित होगी, जाएगी। तो आई कैप लिखा है, इसका मतलब तरंग जो है वो एक्स दिशा में संचरित हो रही है। यानी कि यदि तरंग एक्स दिशा में संचरित हो रही है तो इसका मतलब ये है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के अंदर जो ई वेक्टर है यानी कि विद्युत क्षेत्र है उसके जो कंपन होंगे वो वाई दिशा में होंगे, और बी वेक्टर जो है उसके कंपन जेड दिशा में होंगे। उसी स्थिति में ही विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो है वो एक्स दिशा में संचरित होंगे। संचरण का मतलब होता है चलना। ठीक है। ये हमने यहाँ पर एक फार्मूला भी लिखा हुआ है कि ई वाई एक्स कोमा टी ई जीरो वाई साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। के यहाँ पर संचरण नियतांक होता है जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई में लैम्डा। ये भी फार्मूला है, इसको भी आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल भी आते हैं इस पे। के बराबर 2 पाई में लैम्डा संचरण नियतांक। 11th के अंदर हमने इसको पढ़ा हुआ है। कोई तरंग संचरित हो रही है तो उसकी तरंग समीकरण क्या होती है? तो ई वाई एक्स कोमा टी ई जीरो वाई साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये ई के लिए है। बी जेड एक्स कोमा टी, एक्स कोमा टी का मतलब है यहाँ पर कि जो तरंग है वो एक्स दिशा में संचरित हो रही है और टाइम टी ले रही है। तो बी जीरो जेड साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। के एक्स माइनस ओमेगा टी ये एंगल है तरंग संचरण का। के एक्स माइनस ओमेगा टी का मतलब है कि तरंग जो है वो एक्स दिशा में संचरित हो रही है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है? अगली है विद्युत निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल c बराबर ओमेगा बटा के, यानी कि 1/μ0 √μ0 एप्सिलॉन। ये इस बार वाला जो सैंपल पेपर है बोर्ड का उसमें इस फार्मूले को दिया भी गया है, और पिछले साल भी ये क्वेश्चन आया हुआ कि 1/√μ0 किसके बराबर होता है? 1/√μ0 किसके बराबर होता है? ठीक है। तो ये वैल्यू जो है वो प्रकाश वेग के बराबर होती है। इसको अपने सॉल्व करके भी देख सकते हैं। देखो
1 में अंडर रूट म्यू जीरो की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ये बताई हुई है म्यू जीरो की वैल्यू। और एप्सिलॉन जीरो की बात करें तो एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू होती है, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 इंटू 10⁹9। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट यदि ऊपर चला जाए तो उसकी वैल्यू ये हो जाएगी 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹9। ठीक है, आप इसमें करके देख सकते हो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो है वो 9 इंटू 10⁹9 है। तो एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा, 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹9। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर 10⁹9 है, और यहाँ पर है 10⁻⁻7। तो ये बटा में है तो ये ऊपर चला जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा, 10⁻⁻16 हो जाएगा, और ये 9 जो है वो ऊपर जाएगा। ओके, तो 9 ऊपर जाएगा तो 9 का वर्गमूल से जब बाहर आएगा तो 3 आ जाएगा, और ये 10⁻⁻7 और ये 10⁻+9, और यहाँ पर जैसे ये ऊपर जाएगा तो ये -9 हो जाएगा। ओके, तो ये -9 हो जाएगा। तो 3 इंटू 10⁸8 बचेगा हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये याद रखना है, 1 में अंडर रूट म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो का मान जो होता है वो प्रकाश वेग के बराबर होता है। ठीक है, और यदि किसी माध्यम में बात करें, माध्यम में तो अंडर रूट म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो की जगह पर अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, और हमें पता है कि म्यू और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है। म्यू की वैल्यू होती है म्यू जीरो म्यू आर, और एप्सिलॉन की वैल्यू होती है एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर। अब ये यहां पर यदि हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू मिलती है। ठीक है, ये वैल्यू हमारे को मिलेगी। तो नेक्स्ट गुण इसका देखिए, विद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण C से निम्न प्रकार संबंधित होता है, E बराबर CD। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूले पर न्यूमेरिकल आता है। E जो है वो हमारे पास विद्युत क्षेत्र है, C जो है वो प्रकाश वेग है, और B जो है वो क्या है, वो चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट वेग v इक्वल टू सी अपॉन में n इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। इसको हम कहते हैं माध्यम का अपवर्तनांक। माध्यम का अपवर्तनांक n इक्वल टू म्यू आर एप्सिलॉन आर कैसे आया, इसको समझे यदि, तो देखो इसमें आपने इससे ऊपर ये वैल्यू पढ़ी हुई है वेग वाली, v बराबर c अपॉन में अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। ठीक है, ये वाला फार्मूला हमने पढ़ा है, ये वाला फार्मूला आपके पास है। अब आप जो है वो c बटा v बराबर क्या बना लो, म्यू आर एप्सिलॉन आर बना ले। ये बन गया c बटा v। माध्यमों का या वेगों के, एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष वेगों का जो अनुपात होता है वो अपवर्तनांक कहलाता है माध्यम का। ये हमने अपवर्तनांक की परिभाषा में पढ़ा होगा। तो c बटा v को हम अपवर्तनांक n लिख सकते हैं, तो n बराबर ये हमारे पास आ गया। ठीक है जी, तो n बराबर होता है c बटा v, और c बटा v को हम लिख सकते हैं ये वाला मान।
अच्छे तरीके से इनको समझ के करना है, क्योंकि इनमें कोई भी जो टॉपिक है वो आ सकता है, कोई भी प्रॉपर्टी या गुण आ सकता है, इसलिए सभी गुणों को आप अच्छे तरीके से करें। इस चैप्टर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो प्रॉपर्टीज ही है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की। तो ये 6-7 प्रॉपर्टी जितनी भी है उसको हम अच्छे तरीके से याद कर लें। फिर इसके बाद आता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की ऊर्जा। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की, अब देखो विद्युत चुम्बकीय तरंग, विद्युत चुम्बकीय में विद्युत भी है और चुंबक भी है, तो इसलिए विद्युत ऊर्जा की बात करेंगे तो वो एप्सिलॉन नॉट, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आएगा। चुंबकीय ऊर्जा घनत्व की बात करेंगे, हाफ बी स्क्वायर अपॉन में म्यू नॉट आएगा। ठीक है। अब B इक्वल टू आपने ऊपर पढ़ा हुआ ये देखो, यहाँ पर E इक्वल टू सी बी, तो E इक्वल टू सी बी या B इक्वल टू ई अपॉन सी, ये आ गया। अब ये B इक्वल टू ई अपॉन सी है, इसमें पुट कर दीजिए। जैसे ही इसमें पुट किया यू बी बराबर है ये, अपने पास ये वैल्यू बन गई, और सी स्क्वेयर यहाँ पर आ गया, और 1/c² है, यानी कि C बराबर होता है क्या, अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो सी स्क्वेयर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, और बटा में सी स्क्वेयर है तो ये ऊपर गुणा होगा, तो ये देखो इस प्रकार से ऊपर गुणा हो रहा है। तो ये म्यू नॉट से म्यू नॉट कट गया, तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर ही बन गया। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे ना, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर तो यू ही। तो इसका मतलब ये है कि जो चुंबकीय विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अंदर जो चुंबकीय ऊर्जा होता है, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व होता है, वो विद्युत ऊर्जा घनत्व में कन्वर्ट हो सकता है, या ये कह सकते हैं कि चुंबकीय ऊर्जा घनत्व और विद्युत ऊर्जा घनत्व समान होता है। तो कुल ऊर्जा घनत्व हमने लिख दिया यहाँ पर यू बी प्लस यू ई, और ये दोनों आपस में बराबर ही हैं, इसलिए 2 यू ई या 2 यू बी लिख सकते हो। ठीक है। तो इसको जब अपने ऐड करेंगे तो 2 से मल्टीपल करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आ गया। इसके लिए बात करेंगे तो भी फिर 2 से मल्टीपल करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन में म्यू नॉट आ गया। तो यानी कि हमारे पास कुल ऊर्जा घनत्व ये आ गया। ऊर्जा घनत्व का आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हमारे पास एक तो विद्युत ऊर्जा घनत्व होती है एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एक होता है चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, वो होता है हाफ बी स्क्वायर अपॉन में म्यू नॉट। इन दोनों को ऐड करना है और दोनों की वैल्यू एक दूसरे के समान होती है। आगे देखिए, पॉइंटिंग सदिश मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी, पॉइंटिंग सदिश मोस्ट इंपॉर्टेंट। एकांक क्षेत्रफल से ऊर्जा प्रवाह की दर को पॉइंटिंग सदिश एस वेक्टर कहते हैं। बहुत बार ये फार्मूला इसका आया हुआ है कि पॉइंटिंग वेक्टर का फार्मूला क्या है, या इस फार्मूले को दे देते हैं और ये पूछ लेते हैं कि ये फार्मूला किसका है। तो 1/म्यू नॉट ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पॉइंटिंग वेक्टर का फार्मूला है, और ये तो है वेक्टर फॉर्म में, ये है स्केलर फॉर्म के अंदर, यानी कि अदिश में, एस बराबर ई बी अपॉन में म्यू नॉट। यहाँ पर ई क्रॉस बी वेक्टर लिखा हुआ है, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यहाँ पर ई बी लिख दिया केवल, ई बी अपॉन में म्यू नॉट। ठीक है। तो पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग सदिश जो है, उसकी डेफिनेशन क्या है, एकांक क्षेत्रफल से ऊर्जा प्रवाह की दर को पॉइंटिंग सदिश कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, अगली प्रॉपर्टी, विद्युत चुम्बकीय तरंग की तीव्रता, इंटेंसिटी, एक चक्कर में पॉइंटिंग सदिश के औसत मान के बराबर होती है। एक चक्कर में जो पॉइंटिंग सदिश होगा उसका जो औसत मान होगा वो विद्युत चुम्बकीय तरंग की तीव्रता कहलाती है। तो तीव्रता आई बराबर एस वी, एस एवरेज लिखा हुआ है, और हमने जो पॉइंटिंग वेक्टर है, पॉइंटिंग वेक्टर में सीधा ये लिखा था ई बी अपॉन में म्यू नॉट, और औसत लेने का मतलब है 1/2 से मल्टीपल कर दे। तो E0 स्क्वायर, यानी कि आपको पता है B0 और E0 के बीच में रिलेशन क्या होता है। B0 जो होता है वो होता है E0 अपॉन में C,
ये हमने पढ़ा हुआ है। बी बराबर ई अपॉन सी, या तो बी जीरो बराबर ई जीरो अपॉन में सी। तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी, तो ई जीरो अपॉन में सी। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो यहां से यू एवरेज, सी यू एवरेज हमारे पास आ गया। आप यहां तक ही इसको रख सकते हो, आगे चाहे कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो नेक्स्ट, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का संवेग और दाब। विद्युत चुम्बकीय तरंगे जब किसी भी सतह पर आपतित होती हैं तो दाब पैदा करती हैं, दाब करती हैं। तो यहां पर कहा है कि यदि किसी डेल्टा टी समांतराल में कुल स्थानांतरित ऊर्जा U है, तो सतह को स्थानांतरित कुल संवेग P बराबर सी होगी। ठीक है, ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। P बराबर होता है E अपॉन में सी। संवेग जो होता है वो E अपॉन सी के तुल्य होता है। तो यहाँ पर E ऊर्जा है और यहाँ पर U ऊर्जा कह रहे हैं। ठीक है, तो संवेग जो होगा वो U अपॉन सी की फॉर्म में होगा। इसकी देखो केस है कि यदि संपूर्ण ऊर्जा अवशोषित होती है तो U अपॉन सी है, और यदि पूर्णतः परावर्तक है तब स्थानांतरित संवेग होगा 2U अपॉन में सी, स्थानांतरित संवेग। ठीक है, यानी कि जितना गया उतना ही वापिस आ गया। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, वो क्या आएगा, 2U अपॉन में सी है। संवेग स्थानांतरण से सतह पर दाब लगता है, और यदि सतह पूर्णतः अवशोषक है तो दाब P बराबर होगा I बटा सी, और पूर्णतः परावर्तक है तो होगा 2I बटा सी। आई क्या चीज है, तरंग की तीव्रता है। ठीक है, फिर है विद्युत चुम्बकीय तरंगे अध्यारोपण का सिद्धांत अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन आदि गुणों को दर्शाती है। इनकी प्रकृति अनुप्रस्थ होने के कारण ये ध्रुवण भी दर्शाती है। ध्रुवण जो है, पोलराइजेशन जो होता है, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, जहां पर अनुप्रस्थ प्रकृति होगी वहां पर ध्रुवण होगा। यानी कि प्रकाश के जो कंपन होते हैं वो यदि एक तल में सीमित हो जाते हैं तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का ध्रुवण। और कोई भी विद्युत चुम्बकीय तरंगे अध्यारोपण के सिद्धांत पर काम करती है। अध्यारोपण का सिद्धांत है कि बहुत सारी तरंगे आ रही हैं और उन सभी का योगफल होगा, तो इसको हम कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अपवर्तन का मतलब हमें पता ही है कि जब कोई भी तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो इसको हम कहते हैं अपवर्तन। और परावर्तन का मतलब भी हमें पता है कि जब कोई भी तरंग किसी पृष्ठ से टकराकर और वापस उसी माध्यम में लौट आए तो इसको हम कहते हैं परावर्तन। व्यतिकरण क्या चीज है, व्यतिकरण होता है कि जब तरंगे अध्यारोपित होती हैं तो किसी जगह पर तीव्रता का मान अधिकतम हो सकता है, किसी जगह पर तीव्रता का मान न्यूनतम हो सकता है। इस घटना को हम कहते हैं व्यतिकरण। और विवर्तन क्या है, विवर्तन होता है कि जब तरंगे किसी नुकीले सिरे से टकराकर ज्यामिति छाया में प्रवेश करती हैं तो इसको हम कहते हैं विवर्तन। ठीक है, तो ये सभी प्रकार की प्रॉपर्टी जो है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों में पाई जाती है। ठीक है जी, तो ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण थे। इन सभी गुणों को आप अच्छे तरीके से पढ़ लें। फिर इसके बाद है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हमारे को प्राप्त हो रही हैं, जैसे आने वाला प्रकाश है, या जो प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है, उसमें कौन कौन सी तरंगे पाई जाती हैं, कौन कौन से स्पेक्ट्रम। और इन पूरी तरंगों के एक ग्रुप को हमने स्पेक्ट्रम कहा है। तो विभिन्न प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंगों का अवरोही तरंग दैर्ध्य के क्रम में वर्णन कर रहे हैं। ये ध्यान रहे, अवरोही तरंग दैर्ध्य के क्रम में वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगें चालक तारों या एंटीनों में आवेशों की त्वरित गति से उत्पन्न होती है। इनके उत्पादन के लिए एलसी दोलित्र का उपयोग किया जाता है। जो रेडियो वेव्स होती हैं
उनको कैसे उत्पन्न किया जा सकता है? चालक तारों या एंटीनों में आवेशों को त्वरित गति से उत्पन्न करके किया जा सकता है, त्वरित गति से यदि अपने प्रोवाइड करते हैं। कोई भी तरंग जो है, उन सभी तरंगों के लिए जो मेनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ये बनते हैं कि इनके उपयोग क्या है, इनकी आवर्ती तरंग दैर्ध्य क्या है, किसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर अपने बात करें कि इनके उपयोग क्या है रेडियो तरंगों के। तो इनके उपयोग हैं कि रेडियो और टीवी की संचार प्रणालियों, सेलुलर फोन के अंदर, ठीक है, रेडियो के अंदर जो तरंगों का जिन तरंगों का उपयोग किया जाता है, टीवी चलाने के लिए जिन तरंगों का उपयोग किया जाता है, वो तरंगे जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? वो रेडियो तरंगे होती हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी है इनकी 500 किलोहर्ट्ज से लेकर 1000 मेगाहर्ट्ज, 500 किलोहर्ट्ज से लेकर 1000 मेगाहर्ट्ज तक। और इसमें भी अलग अलग बताया गया। ईएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 530 किलो हर्ट्ज से 1710। फिर टीवी के लिए 554 मेगाहर्ट्ज से 890 मेगाहर्ट्ज। एफएम के लिए होती है 88, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है ये एफएम वाला। एफएम के लिए होती है 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। मतलब एफएम जो है वो 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज के बीच में ही चलता है। ठीक है, अब तरंग दैर्ध्य जो होती है वो 0.1 मीटर से बड़ी होती है। तरंग दैर्ध्य का मतलब वेव तरंग, तरंगे जो आ रही है ना उसका आकार कितना बड़ा है, तो आकार 0.1 मीटर से बड़ा होता है। संसूचन ग्राही के एंटीने द्वारा, मतलब कैसे इसको प्राप्त किया जा सकता है, कैसे पता लगाया जा सकता है? तो ग्राही के पता लगाया जा सकता है कि भी रेडियो तरंगे आ रही हैं। सूक्ष्म तरंगे जो है इनको निर्वात नलिकाओं और एनोफोन, इनके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव ओवन आपने सुने हैं, तो वहां पर सूक्ष्म तरंगे उत्पन्न होती है। ठीक है, उपयोग कहाँ होता है? लघु तरंग दैर्ध्य रडार प्रणाली के लिए इसका उपयोग होता है। टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल व वाहनों की आकृति में भी इनका उपयोग किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन के अंदर उपयोग किया जाता है। और इसकी आवर्ती फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 × 10⁹ लेकर 3 × 10⁻11 तक है। 100 किलो हर्ट्ज से लेकर 1000 मेगा हर्ट्ज तक। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, देखिए यहाँ पर हम करेंगे रेडियो तरंगों से ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? सूक्ष्म तरंगों की। और सूक्ष्म तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य परास है तो वो घट गई, रेडियो तरंगों से घट गई। संसूचन बिंदु संपर्क डायोड द्वारा इसका संसूचन डिटेक्शन किया जा सकता है। फिर है अवरक्त तरंगे, इंफ्रारेड वेव्स, जो हम घरों के अंदर रिमोट इस्तेमाल करते हैं, तो रिमोट में जो तरंगे जाती हैं वो अवरक्त तरंगे होती हैं। और इनको कैसे उत्पन्न किया जा सकता है? गर्म पिंडों व अणुओं से, उनके कंपनों से उत्पन्न होती हैं। इन्हें मनुष्य आंख द्वारा तो नहीं देख सकते, परंतु सांप इसे महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये तरंगे जो हैं वो पृथ्वी से संपर्क होकर जाती हैं, इंफ्रारेड वेव्स जो होती हैं। और इनका उपयोग रिमोट सेंसर में किया जाता है, भौतिकी थेरेपी में किया जाता है, सोलर सेल द्वारा उपग्रह को विद्युत ऊर्जा प्रदान करने में किया जाता है, धुंध में फोटोग्राफ लेने में अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, धुंध में फोटोग्राफ लेने के लिए कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? रिमोट नियंत्रकों के रूप में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। अब इसकी फ्रिक्वेंसी अवरक्त तरंगों की ऊपर वाली जो दोनों तरंगे हैं रेडियो, इनको आपको क्रम से याद रखना है, उल्टा सीधा याद नहीं रखना। सबसे पहले आपको याद रखना है कि रेडियो तरंगे हैं, फिर सूक्ष्म तरंगे हैं, फिर अवरक्त तरंगे। रेडियो तरंगों से हम जब सूक्ष्म तरंगे और अवरक्त तरंगों की ओर आएंगे तो तरंग दैर्ध्य के मान में कमी हो रही है, जबकि
आवर्ती के मान में वृद्धि हो रही है। तरंग दैर्ध्य परास देखो 1 mm से 700 nm तक हो गई, और जो आवर्ती है वो 3 × 10⁻11 हर्ट्ज से 4 × 10⁻14 हर्ट्ज तक हो गई। ठीक है, क्लियर है ना? तो आपको ध्यान रखना है कि अवरोही और आरोही क्रम क्या है। अवरोही क्रम जो होता है घटता हुआ क्रम, तो तरंग दैर्ध्य घट रही है। यहाँ पर ऊपर देखो हमने क्या बताया था कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का अवरोही तरंग दैर्ध्य के क्रम में वर्णन कर रहे हैं। अवरोही मतलब तरंग दैर्ध्य के मान में कमी हो रही है, आपको घटते हुए क्रम में आप वर्णन कर रहे हो तरंग दैर्ध्य, जबकि फ्रीक्वेंसी के बढ़ते हुए क्रम में बात कर रहे हैं। अब देखो इसके बाद अगली दृश्य तरंगे, विजिबल वेव्स। ये एक ऐसी तरंगे होती हैं जिसे हम देख सकते हैं, जो हमारे को विद्य यानी कि जो हमारे को रंग दिखते हैं, वो सारी की सारी दृश्य तरंगे। उत्पादन कैसे किया जा सकता है? परमाणु में इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करते हैं, और जो भी हमें चीजें दिखाई देती हैं वो दृश्य तरंगे ही हैं। फोटोग्राफिक में इसका उपयोग किया जाता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से 8 × 10⁻14 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 700 nm से लेकर 400 nm तक होती है। फ्रीक्वेंसी घट रही है, और जो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और तरंग दैर्ध्य घट रही है। ठीक है ना? फिर है अल्ट्रा वेव्स रेस। अल्ट्रा वेव्स रेस हमारे को पता है पराबैंगनी तरंगें सूर्य से प्राप्त होती हैं, जो कि हानिकारक किरणें हैं। यह सूर्य से विशेष लैंप व बहुत अधिक गर्म पिंडों से उत्पन्न होती हैं। सूर्य से आने वाली इन किरणों को ओजोन परत रोकती है। यह मनुष्य आंखों के लिए बहुत हानिकारक है। जो वेल्डिंग किया जाता है, वेल्डिंग किसी भी चीज को करते हैं ना, वेल्डिंग, तो वेल्डिंग में पराबैंगनी तरंगों का उत्पादन होता है। उपयोग कहाँ पर किया जाता है? जल शोधक में पराबैंगनी लैंपों का उपयोग जीवाणुओं को मारने में किया जाता है। लासिक नेत्र शल्यता में किया जाता है। वेल्डिंग में भी इसका पराबैंगनी तरंगों का उपयोग किया जाता है। इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज जो है 8 × 10⁻14 हर्ट्ज से 3 × 10⁻14 हर्ट्ज तक होती है। तरंग दैर्ध्य परास इसकी 400 nm से 1 nm तक पहुंच गई। और संसूचन इसका जो किया जाता है वो फोटो सेल से कर सकते हैं, फोटोग्राफिक फिल्म से कर सकते हैं। संसूचन का मतलब वो कैसे पता लगाएंगे, कैसे पता चलेगा कि हमें पराबैंगनी तरंगे उत्पन्न हो रही हैं कि नहीं हो रही? तो उसका पता लगाना ही संसूचन कहलाता है। एक्स किरणें। एक्स किरणें जो होती हैं, ये उच्च आवृत्ति की ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों को उच्च द्रव्यमान संख्या या भारी द्रव्यमान संख्या के धातु पर आपतित करने पर कुलिज नली से अदृश्य किरणों या एक्स किरणों का उत्पादन होता है। इसको रोंजन किरणें भी कहते हैं, क्योंकि रोंजन साइंटिस्ट जो था उसने इसका उत्पादन किया था, इसलिए इसको रोंजन किरणें भी कहते हैं, रोंजन। अब इसका उपयोग कहाँ है? हड्डियों में चोट को देखने। अपने को पता है कि जब किसी व्यक्ति की चोट लग जाती है तो एक्सरे करवाया जाता है। तो एक्सरे जो है वो हड्डियों में चोट को देखने में, सर्जरी में, क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने में इसका उपयोग करते हैं। और इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है वो 10⁻17 से 10⁻20 हर्ट्ज के बीच में है। और प्रास 1 nm से 10⁻³ nm, यानी कि तरंग दैर्ध्य फिर देखिए आप घट रही है और आवर्ती बढ़ रही है। ठीक है, संसूचन फोटोग्राफिक प्लेट में इसका संसूचन किया जाता है। ठीक है, फिर है लास्ट है गामा तरंगे। गामा तरंगे यह नाभिकों के रेडियो एक्टिव क्षय से प्राप्त होती है। ये अपने पढ़ा हुआ है कि रेडियो एक्टिव जब क्षय होता है तो गामा तरंगे हमारे को प्राप्त होती हैं। और इसका उपयोग भी होता है कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में, नाभिकीय अभिक्रियाओं में इसका उपयोग होता है। आवर्ती प्रास इसकी 10⁻23 हर्ट्ज तक मैक्सिमम होती है, और तरंग दैर्ध्य प्रास जो है 10⁻−8 nm से 10⁻14 nm तक होती है। डिटेक्शन इसका किया जाता है फोटोग्राफिक प्लेट से, फिल्म से। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आता है कि आपको मान लीजिए तरंगों के नाम दे दिए, गामा तरंगे, एक्स किरणें, इस प्रकार से तरंगों के नाम दे दिए, और उनको कह दिया कि इनको आवर्ती के बढ़ते हुए क्रम में या तरंग दैर्ध्य के घटते हुए क्रम में लिखें। ठीक है, आवर्ती के बढ़ते हुए क्रम में या तरंग दैर्ध्य के घटते हुए क्रम में लिखें। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं इसमें।
तो आप या इसमें क्वेश्चन बनते हैं कि वो उपयोग दे देगा आपको कि ये उपयोग है और इनमें कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए उसने कहा कि कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो आपको उपयोग भी याद होना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा उपयोग काम में आएगा, कौन सी तरंगों के काम में आएंगी जिसका उपयोग यहाँ पर लिखा गया है। जैसे मान लीजिए उसने कह दिया कि वेल्डिंग में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो हम कहेंगे पराबैंगनी तरंगों का। या उसने कह दिया कि हड्डियों को चोट को देखने में या क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है, एक्स किरणों का। ठीक है, तो इस प्रकार से तरंगों के उपयोग, आवर्ती और तरंग दैर्ध्य, ये आपको पता होनी चाहिए किसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, किसकी तरंग दैर्ध्य कम है। ठीक है, आपको यदि वैल्यू याद हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, और यदि वैल्यू याद नहीं तो कम से कम इतना पता होना चाहिए कि कौन सी तरंगों की आवर्ती ज्यादा होती है और कौन सी तरंगों की आवर्ती कम है। आवर्ती का उल्टा होता है तरंग दैर्ध्य। यदि आवर्ती बढ़ रही है तो तरंग दैर्ध्य घट रही है। ठीक है, तो आपको मैं क्वेश्चन दूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर कि जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा कि इनको घटते आवर्ती के घटते हुए क्रम में लिखो, इनको आवर्ती के बढ़ते हुए क्रम में लिखो, इनको तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में, तरंग दैर्ध्य के घटते हुए क्रम में, या आरोही और अवरोही। आरोही और अवरोही भी आपको पता होना चाहिए। आरोही जो होता है वो बढ़ता हुआ क्रम होता है और अवरोही जो होता है वो घटता हुआ क्रम होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो था ये इतना ही चैप्टर है, तो इसको आप अच्छे तरीके से दोबारा पढ़ लें, और यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो उसको अपने शेयर कर सकते हैं।